हेलो दोस्तों। अ, अपना ये पहला लेक्चर था। लाइव स्ट्रीमिंग करने की कोशिश की, लेकिन आज भारी बरसात होने की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग ये लेक्चर का नहीं हो पाया। लेकिन समस्या कोई भी हो, एक बार हमने जो ठान लिया वो हमें पूरा करके ही रहना है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि लाइव नहीं लेकिन कम से कम रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मैं आप तक जरूर पहुंचूंगा। तो ये 11th कॉमर्स का पहला लेक्चर भले ही रिकॉर्डेड फॉर्म में हुआ होगा, लेकिन अगला जो लेक्चर है आपको वादा करते हैं कि जरूर लाइव फॉर्म में आप इसको देख पाओगे। शुरुआत करते हैं पहले लेक्चर की। सो देवी और सज्जनों, बहुत सारे पेरेंट्स के मुझे फोन आए और वो मुझे पूछ रहे थे कि 11th कॉमर्स का जो भी आप सिलेबस ले रहे हो सर, क्या वो आप डिटेल में पढ़ाने वाले हो या फिर समरी में सारे टॉपिक्स कवर करोगे। तो पहले ये चीज क्लैरिफाई करें कि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी समरी में कवर नहीं होगा। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो लेक्चर्स है ये रेगुलर बेसिस पे चलेंगे, यानी पूरे साल भर ये लेक्चर्स लिए जाएंगे। ऐसे समझ लीजिएगा ये आप किसी क्लासरूम में बैठ के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो और जैसे आपके प्रोफेसर्स आपको पढ़ाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। थर्ड थिंग, यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और इसके बाद के सारे वीडियोस लाइव स्ट्रीमिंग के होने की वजह से आपकी जो भी क्वेरीज आएगी वो सारी क्वेरीज रियल टाइम सॉल्व की जाएगी। ये कुछ क्वेरीज थी, ठीक है, वो मैंने क्लैरिफाई कर दी। और एक क्वेरी, जनरल क्वेरी जो थी, क्या सर आप सीबीएसई या स्टेट बोर्ड का सिलेबस कवर करवाने वाले हो? क्योंकि कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश से लेक्चर्स देख रहे हैं, कुछ बच्चे कन्याकुमारी से देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से। तो मित्रों आपको बता दें कि सारे स्टेट बोर्ड्स का एज वेल एज सीबीएसई का सभी का 11th स्टैंडर्ड का पूरा कोर्स यहाँ पे कवर होने वाला है। निश्चिंत रहिए, आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। आप जिस किसी कोर्स को बिलोंग करते हो, आप जिस किसी बोर्ड को बिलोंग करते हो, तो किसी भी बोर्ड के रहिए, आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इन डिटेल कवर हो जाएंगे। चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो वो मेरे बारे में कुछ भी जानते नहीं है, तो उनको बता दें। मित्रों, जैसे आपने 10th के बाद कॉमर्स लेने का बहुत बढ़िया निर्णय लिया, वैसे ही निर्णय मैंने कुछ सालों पहले लिया था। और जैसे ही मेरा 10th कंप्लीट हुआ, 10th में अच्छे नंबर से पास हुआ था मैं, लेकिन बहुत जो यानी उस जमाने की बात है, 2003 की बात है, मेरे घर वाले एज वेल एज मेरे जो भी दोस्त लोग थे जिनको अच्छे नंबर्स आए थे, वो सभी लोग बोल रहे थे कि साइंस लीजिए, साइंस लीजिए। लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो नंबर्स था, हमें स्टॉक मार्केट पसंद था, हमें कंपनी के फाइनेंशियल जानने में दिलचस्पी थी, तो इसलिए हमने कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट की। हाँ, अभी तो आप हर्षद मेहता की सीरीज भी देख चुके होंगे। उस जमाने में ऐसी कोई सीरीज नहीं थी, लेकिन हम पेपर पढ़ते थे और पेपर पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ में आई थी कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स नाम का कुछ चीज होता है। फाइनेंस बहुत ही दिलचस्प होता है, इंटरेस्टिंग होता है, इसमें बहुत लोग गफला वफला करते हैं और वो सब पढ़ने में, उस जमाने में न्यूज़पेपर में सारी चीजें पढ़ने में हमें बहुत मजा आता था। तो इसलिए हमने सोच लिया नहीं, कॉमर्स ही लेंगे। तो कॉमर्स बेसिकली ऐसे, हमारी चॉइस कॉमर्स की ऐसे नहीं थी कि साइंस डिफिकल्ट लगता है, आर्ट्स में जाना नहीं है इसलिए कॉमर्स में आ गए, या टाइम पास करना है, चलो टाइम पास में कोर्स परस्यू करेंगे इसलिए। ऐसा कोई नहीं था। और उस जमाने में वैसे कॉमर्स की प्रति लोगों की जो नजरिया था वो उसी प्रकार का था कि जिन बच्चों को टाइम पास करना है उन्होंने कॉमर्स लेना है, लेकिन हमारा बिल्कुल ऐसा नजरिया नहीं था। अब उस जमाने में कॉमर्स के लिए कितना स्कोप है ये बताने वाले लोग भी कम थे। अब तो आप सभी लोग जान चुके हैं कॉमर्स में अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, यानी सीए, सीएस, सीएमए के अलावा भी बहुत सारी कोर्सेस हैं, नेशनल इंटरनेशनल कोर्सेस है जो आप परस्यू कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा डिमांड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है। तो आप सभी को हम बधाई देंगे, आपने कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट की है, तो पहले उस चीज के लिए बधाई हो। तो यही निर्णय हमने कुछ सालों पहले लिया था और हमारा एडमिशन जो है पुणे की बीएमसीसी कॉलेज में हुआ था, जहां से हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हमारा ग्रेजुएशन के साथ ही हमने हमारा सीए का और सीएमए का कोर्स कंप्लीट किया, यानी बीकॉम के साथ ही, यानी 12th स्टैंडर्ड के बाद हमने सीए सीएमए दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया। यानी एफवाई फर्स्ट ईयर में जब थे तब हम सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीएमए फाउंडेशन, यानी जिसको उस जमाने में CWA कहते थे,
तो 3 परीक्षाएं मैंने एक साथ क्लियर की, FY की, CA फाउंडेशन की, CMA फाउंडेशन की। वो मेरा साल मुझे अभी भी याद है। उस साल में तकरीबन मैंने 50 से 60 पेपर अटेम्प्ट किए थे, 365 दिन में 60 पेपर लिखे थे। मजा आया था, उस जमाने का मजा ही अलग है। और वही एनर्जी मैं आप लोगों में भी देख रहा हूं। बहुत ही एक्साइटेड हो आप सभी लोग लेक्चर अटेंड करने के लिए, कॉमर्स पढ़ने के लिए, तो बधाई हो और वेलकम टू द स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स। इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है, बहुत मजा आएगा। इसके अलावा CA में बनने के बाद बहुत सारी चीजें की मैंने। कुछ नेशनल कंपनीज के साथ काम किया, कुछ इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, और उसके बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया। ये नोबल फील्ड में इंटरेस्ट था मुझे। जो भी अपने पास ज्ञान है वो सभी लोगों के साथ अपन ने बांटना जरूरी है, ऐसे समझ के मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया और पिछले 11 साल से अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेस पढ़ा रहा हूं। और पहली बार मुझे मौका मिला है आप लोगों के साथ जुड़ने का, 11th और 12th के स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ जुड़ने का, उनको पढ़ाने का मौका मिला है। आई होप मेरा जितना भी तजुर्बा है टीचिंग का, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, यू विल एंजॉय टीचिंग फ्रॉम मी। ठीक है, सो मित्रों कृपया जुड़े रहिएगा, अंत तक सारे वीडियोस देखिएगा। डेफिनेटली यानी अकाउंट्स के प्रति, स्पेशली अकाउंट्स के प्रति आपकी प्यार मोहब्बत दुगनी हो जाएगी सारे वीडियोस देखने के बाद, इतना मेरा आपसे वादा है। सो शुरुआत करते हैं मित्रों। अब जो भी बच्चे मेरे साथ, अब बहुत सारे हिंदुस्तान के बच्चे ऐसे हैं जो इस कठिन समय में क्लास नहीं लगा पाएंगे, तो ये सीरीज शुरू करने का पीछे मेरा मकसद ये था, 11th और 12th के अकाउंट्स के फ्री में लेक्चर्स देने के पीछे मेरा मकसद था कि देखो कॉमर्स में सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आती है। तो अकाउंट्स के सब्जेक्ट की वजह से आप लोग अगर फेल हो जाते हो तो मुझे बुरा लगेगा। अकाउंट्स मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और इस मुसीबत समय में आप लोगों की हेल्प होनी जरूरी थी, इस उद्देश्य से मैंने ये फ्री सीरीज स्टार्ट की। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये सीरीज स्टार्ट करने के पीछे मेरा मकसद था कि कॉमर्स में आए हो और अकाउंट्स का अगर आपको अच्छे से नॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर कॉमर्स में आके फायदा क्या। ठीक है, सो इसलिए ये सब्जेक्ट को मैंने पकड़ लिया और ये सब्जेक्ट की क्लास लेने का निर्णय ले लिया। अब इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने होंगे, लेकिन ये मेहनत आपके लिए, और आप में से किसी एक का भी अगर फायदा हो जाता है ये लेक्चर्स देख के, अगर किसी एक का भी फायदा हो जाता है तो आई विल बी वेरी 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 मच हैप्पी। ठीक है, चलो, सो इस उद्देश्य से हमने पढ़ाना शुरू किया है। लेकिन हम चाहते हैं जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो बिल्कुल सिंसियरली, ऑनेस्टली रोज मेरे साथ जुड़े रहिएगा और रोज जितना जितना डिस्कस होता है वो घर पे रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, और यानी रिवीजन भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, होमवर्क करना भी जरूरी है। इसके अलावा आपके रेगुलर बेसिस पे मैं टेस्ट भी लूंगा और वो टेस्ट भी अटेम्प्ट करना जरूरी है। ओके, अब मेरी तरफ से आपको क्या मिलेगा? मेरी तरफ से आपको पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस कंप्लीट करके मिलेगा। इसके अलावा मेरी तरफ से आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिलेंगे। सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। ठीक है, आपको हम हमारी मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक सेंड करेंगे, उस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको ऐड करेंगे और जिसके तहत आपकी टेस्ट सीरीज भी ली जाएगी। आपके जिस किसी बोर्ड का यानी जो कोई आप 11th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड्स की एग्जामिनेशन के थ्रू आप अपीयर कर रहे हैं या आप CBSE के थ्रू अपीयर कर रहे हैं, तो आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, सो मित्रों, तो इसलिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके डिटेल्स बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम किसी भी प्रकार की मार्केटिंग के लिए आपके नंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चिंता ना करें। ठीक है, हाँ, अगर आप चाहते हो नोट्स चाहिए सॉफ्ट फॉर्म में तो ही आप मैसेज कीजिए। ठीक है, क्वेरीज पूछनी है तो मैसेज कीजिए, नहीं तो लाइव स्ट्रीमिंग जब भी वीडियोस का होगा उस दौरान भी आपने क्वेरीज पूछ ली तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर जो है, ठीक है, वो नंबर हमारे ऑफिस के नंबर है, उस पे भी अगर आपने क्वेरी शूट की तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। चलो, हाँ, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दे दिया, यानी हम क्या क्या करने वाले, क्या पढ़ाने वाले, कैसे आगे बढ़ने वाले, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मित्रों शुरुआत करते हैं। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? जब भी लेक्चर के लिए बैठोगे तो कुछ चीजें अपने साथ लेके बैठना। ऐसे नहीं है कि आपने YouTube खोल दिया, चैनल पे आ गए, लेक्चर देखना शुरू कर दिया, बस मैं यहाँ पे बोलते जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हो, कुछ दिनों के बाद भूल जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे साथ ही आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, इसलिए मित्रों नोटबुक होना जरूरी है।
ठीक है। A4 साइज बड़ा वाला नोटबुक आपके साथ होना जरूरी है। नोटबुक बड़ा वाला क्यों होना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेगी, बड़े बड़े अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, बैलेंस शीट P&L बनाना सीखोगे आप, तो बड़ी वाली नोटबुक होनी जरूरी है। छोटी वाली नोटबुक अकाउंट्स इस सब्जेक्ट के लिए कुछ काम की नहीं है। तो बचपन की छोटी वाली अगर रजिस्टर होगी तो उसको उस रजिस्टर को आप यानी उसका इस्तेमाल ना करें, छोटी वाली रजिस्टर का इस्तेमाल ना करें, बड़ी वाली रजिस्टर लीजिए। अब दुकान बंद है तो इसलिए पुरानी वाली बड़ी वाली रजिस्टर होगी, उसके कुछ पेजेस बाकी होंगे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा आप नई वाली रजिस्टर लेके बैठेंगे तो अच्छा होगा। उसके साथ बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, इंक पेन का इस्तेमाल न करें, बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि फिगर्स लिखते वक्त इंक पेन में थोड़ा इंक स्प्लिट हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, इसके लिए बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कीजिए। अब ये मैं इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक बहुत सारे बच्चे जो है वो इंक पेन से प्रैक्टिस करते हैं और उनको बॉल पॉइंट पेन पे शिफ्ट होने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए अभी शुरुआत से ही क्लास में ही प्रैक्टिस करते वक्त बॉल पॉइंट पेन से प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसके अलावा आपके पास पेंसिल होना जरूरी है। पेंसिल क्यों जरूरी है? बुक पे जब भी हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे तो पेंसिल से फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ता है, तो इसलिए पेंसिल होना बहुत अहम है। ठीक है, चलो उसके बाद रबर। बिल्कुल लाइन मारते वक्त बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, यह पहली स्टेज है अपनी 11th स्टैंडर्ड में अपन आ चुके हैं। तो पहली बार लाइन मारना सीखोगे आप, नोटबुक पे लाइन मारना सीखोगे तो सीखते सीखते गलतियां होती हैं, इरेजर की जरूरत पड़ेगी, इरेजर होना चाहिए। और उसके साथ लाइन मारने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्केल, स्केल की भी आपको मदद लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें लेके बैठनी है आपने, इसके बिना लेक्चर के लिए बैठेंगे तो भगवान माफ नहीं करेगा। चलो सो देवी और सज्जनों, क्या लेके बैठना है ये मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट, इस अकाउंट्स की सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो अकाउंट्स की सब्जेक्ट के डिस्कशन को मैंने, ठीक है, आपकी बोर्ड के मुताबिक क्लासिफिकेशन नहीं किया, मैंने मेरे मुताबिक क्लासिफिकेशन किया। इस पूरे सिलेबस को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा जिसको मैंने नाम दिया बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा हिस्सा मैंने जिसको नाम दिया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक। सर आपने ऐसे क्यों किया? हमारे बोर्ड ने ऐसे नहीं किया, लेकिन आपने ऐसे क्यों किया? क्यों बता देता हूं। जो पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, पहला पार्ट जो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको आपके अंत तक आपका साथ निभाएगा। ठीक है, बहुत ही VVIMP पार्ट है, यानी कितने मार्क्स के लिए क्या आता है वो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। आप सोचिएगा भी मत कि ये बेसिक्स कितने मार्क के लिए है, इतने मार्क के लिए तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। आप अगर कॉमर्स में आगे जाके कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे जो 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं वो धक्का मार के आ चुके हैं, यानी वो 11th का उन्होंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? एग्जाम पोस्टपोन हो गई, कैंसिल हो गई, कुछ करने की जरूरत नहीं। 11th से धक्का मार के 12th में उनको ढकेल दिया। 12th में आ चुके हैं लेकिन बेसिक्स के अते पते नहीं है, तो 12th में आने वालों आप भी ये वीडियोस देख लो, आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे। सर बेसिक्स क्यों अहम है? क्योंकि बेसिक्स के बेसिस पे ही आप अकाउंट्स के प्यार में, आप अकाउंट से प्यार करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिक्स अगर आपको समझ में आए तो कॉमर्स स्ट्रीम आपकी है। तो ये अगर आपको आपके लाइफ में कुछ करना है तो ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है, इसलिए उस पार्ट को मैंने साइड में निकाल के लिया। अब उस पार्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी आपको बता दें। उस पार्ट में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये पहले 3 थियरी कम प्रैक्टिकल टॉपिक्स पढ़ोगे। देखो किसी भी सब्जेक्ट को अगर समझना है तो उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक्स पता होने जरूरी है। बेसिकली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बेसिक्स अगर आपको समझना है तो ये जो 3 टॉपिक है ये बिल्कुल लगन से आप पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको लगन से पढ़ाएंगे, मन से, दिल से। ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल दिल से, दिल की बात दिल तक पहुंचनी चाहिए और दिल से आपने पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सो ये 3 थियरी कम प्रैक्टिकल वाले टॉपिक है, बहुत इत्मीनान से आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद ठीक है, रियल अकाउंट्स का एक टॉपिक शुरू होता है। पहला टॉपिक जो शुरू होगा, ये बेसिक्स खत्म होने के बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऐसे 4 टॉपिक्स लगातार एक के पीछे एक होंगे। अब ये जैसे ही अपना पार्ट कंप्लीट होता है उसके बाद ही हम पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 2 इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट 1। अगर पार्ट 1 हमें अच्छे से समझ में आता है तो ही हम पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेरीज आती है याद रखिएगा, ठीक है, ओपन फोरम है अपना, यूट्यूब लाइव पे अपन पढ़ रहे हैं,
तो मित्रों हिम्मत दिखा के क्वेरीज पूछिए। लाइफ में हमेशा याद रखना, आपकी किसी और की हो सकती है क्वेरी, तो आपने अगर क्वेरी पूछा तो ये पुण्य का काम समझ लो। क्वेरी पूछना पुण्य का काम, क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे क्वेरी पूछने से डरते हैं, ठीक है। सो आपको जो क्वेश्चन आया है वो किसी और को जरूर आया होगा, वो पूछने से डर रहा है। ओपन प्लेटफॉर्म पे कैसे क्वेश्चन सर को पूछें, ठीक है। सो सर बुरा मान जाएंगे क्या? मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता मित्रों, आप बेझिझक मुझे जो क्वेश्चन पूछना है सिलेबस से रिलेटेड जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। ओके कुछ बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग में क्वेश्चन पूछने से डरते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप पे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलो सो ये तो मैंने बता दिया इस सब्जेक्ट के टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। यानी 2 हिस्सों में इसको हमने बांट दिया। पार्ट 1 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, जिसको हमें समझना, जिसको हमें याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 2 जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डील करता है, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह, ये वर्ड्स तो आपने जरूर सुने होंगे, ये कैसे बनाया जाता है ये आप सीखोगे, इसकी एडजस्टमेंट सीखोगे। इसके अलावा सिंगल एंट्री या प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है, या जिसको हम सिंगल एंट्री कहते हैं वो सीखेंगे। और अंत में, ठीक है, अब ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ठीक है डिटेल में हर एक टॉपिक जब शुरू होगा तो उस टॉपिक के पीछे का मकसद क्या है ये मैं बताऊंगा, बेसिक से बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। अभी समरी में मैं बस आपको सिलेबस बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर्स का अकाउंटिंग में बहुत अहम रोल है, ठीक है। बिना कंप्यूटर की दुनिया चलती नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो आपको आपकी पहली लेवल पे ये बताया जाता है कि कंप्यूटर का अकाउंटिंग में क्या महत्व है और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग कैसे किया जा सकता है। अब उसमें भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स में से एक सॉफ्टवेयर जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसका नाम टैली है, उस टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आप किस प्रकार से अकाउंटिंग कर सकते हो ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे न केवल मैं आपको थियोरेटिकल नॉलेज दूंगा, लेकिन थियोरी के साथ मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो मित्रों ये मैंने पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दिया। लेकिन और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं आप आपके सिलेबस के साथ मैच कीजिए। आप जिस किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है, या जो भी जहां कहीं से आप 11th का कोर्स परस्यू कर रहे हो, तो आपके सिलेबस के साथ ये कंपेयर कीजिए। इसमें और आपके सिलेबस में कोई डिफरेंस है, थोड़ा एक आधा टॉपिक का डिफरेंस होगा, ठीक है। सो मुझे बता दिएगा, वो टॉपिक भी मैं आपका कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलो सो लंबा सफर है, सुहाना सफर है अपना एक दूसरे का साथ कोविड के दौरान अपन निभाने वाले हैं। सो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलिएगा, ठीक है। भले ही हो सकता है कोविड की केसेस आने वाले समय में कम हो जाए, लेकिन ये समस्या जो है वो गंभीर समस्या है, कोविड की लंबे समय तक चलने वाली है। इसलिए हमने ये सब सोच के, ठीक है, आप तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंचने की कोशिश की है। चलो सो अब ये सारा बेसिक समझने के बाद आज हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर के साथ। देखो अब बहुत लोग थोड़ा मिसकंसेप्शन लेके आते हैं, यानी मेरा टीचिंग स्टाइल मैं आपको बता दूं, ठीक है, वैसे तो आपको धीरे धीरे पता ही चलेगा। बहुत सारे लोग ये मिसकंसेप्शन लेके आते हैं कि पहला लेक्चर है, एकदम आराम से सर तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे, टाइम पास करेंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ लेक्चर के दौरान हंसी मजाक जरूर होगा, ठीक है, जरूर बहुत सारी चीजें चलती रहेगी, लेकिन पढ़ाने का जो अपना मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। किसी भी लेक्चर में, पहले लेक्चर से लेके अंतिम लेक्चर तक, किसी भी लेक्चर में ज्यादा टाइम पास की उम्मीद मेरे से मत रखना, ठीक है। मैं बहुत कम टाइम पास करता हूँ, समय पे सिलेबस कंप्लीट करने में मैं बिलीव करता हूँ और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताने में बिलीव करता हूँ, ठीक है। चलो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बंद होने के बाद कि सर आज का लेक्चर तो नहीं होगा, हाँ लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो चुकी है, आज का लेक्चर नहीं होगा, तो हम परसों पढ़ लेंगे, इतना क्या सर। नहीं मित्रों, जो कमिटमेंट दी है वो कमिटमेंट हम फुलफिल करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं तो नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आप तक हम जरूर पहुंच सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का हम जरूर फायदा उठाएंगे। लेक्चर लाइव स्ट्रीम नहीं हो सका, लेकिन अपलोड जरूर होगा। चलो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहले टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है।
अब ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है मित्रों, अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आता है तो अकाउंट्स में आपका बल्ले बल्ले आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। लाइफ टाइम आप अकाउंट्स पसंद करोगे, न केवल आप खुद अकाउंट्स पसंद करोगे बल्कि आप अकाउंट्स बाकी लोगों को भी पढ़ाने के काबिल बन जाओगे। और ये टॉपिक लोगों का वीक होने की वजह से भविष्य में लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक को अच्छे से समझना है, हमें एग्जाम्पल के साथ समझना है। चलो सर ऐसा इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहले देखो कोई भी जैसे लैंग्वेज आपने आपके लाइफ में लैंग्वेज सीखी होगी, मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखी होगी। जैसे अंग्रेजी भाषा जब आप सीख रहे थे तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपने पहले ABCD से शुरुआत की। ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स के बारे में एक बार आपको ज्ञान आ गया तो बाद में आप धीरे धीरे वर्ड्स बनाना सीख गए। जैसे आप वर्ड्स बनाना सीखे तो आप स्टेटमेंट बनाना सीख गए, ठीक है। और आपको वो लैंग्वेज आना शुरू हो गया। तो मित्रों पहला टॉपिक जो है ना वो ABCD वाला टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आता है तो फिर आप वर्ड्स बनाना सीखोगे, उसके बाद आप स्टेटमेंट बनाना सीखोगे और उसी के बाद आपको लैंग्वेज आ जाएगी। तो अकाउंटिंग भाषा समझने के लिए ये अकाउंटिंग के बेसिक समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, ये अकाउंटिंग होता क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब है क्या ये समझना जरूरी है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं, ध्यान देकर सुनिएगा, ठीक है, मजा आएगा आपको पढ़ के। मित्रों अब अकाउंटिंग समझने के लिए आपको कुछ उसके पहले बेसिक समझना जरूरी है। वो बेसिक मैं पहले आपको समझाऊंगा। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ना शुरू किया है तो उन्होंने अकाउंटिंग का मतलब सीखा है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में अकाउंट्स का मतलब पहले पेज पे दिया जाता है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में। और अकाउंटिंग को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communicating the financial information to its users। ये बहुत बड़ा सा डेफिनेशन दिया जाता है। और ये जैसे पहला अकाउंटिंग का डेफिनेशन बच्चे पढ़ लेते हैं उसी के साथ वो नफरत करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अकाउंट्स के साथ नफरत पहले ही डेफिनेशन से शुरू होती है। गलती टेक्स्ट बुक लिखने वाले की भी नहीं है, ठीक है, गलती किसी की भी नहीं है। तो फिर गलती किसकी है? गलती ये है कि इस डेफिनेशन को अगर आप डायरेक्टली पढ़ना चाहोगे, डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये कभी भी समझ में नहीं आएगी। उसको समझने का एक तरीका है। क्या तरीका है? इसको भगाओ, ऐसे गायब कर दो। हाँ, इसको गायब कर दो। अरे सर गायब कर दिया? हाँ, हमने गायब कर दिया इसको। तो सर इसको समझने से पहले, अकाउंट्स समझने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी जरूरी है, वो है इवेंट। इस वर्ड का मतलब, ठीक है। देखो सीक्वेंस में जा रहे हैं हम, बिल्कुल सीक्वेंस में जाएंगे। आपका टेक्स्ट बुक, जो कोई टेक्स्ट बुक आप रीड कर रहे हो वो साइड में रखना, ठीक है मित्रों। मैं आपको जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा वो सीक्वेंस आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा लेक्चर पूरा खत्म होने के बाद आप दुनिया की अकाउंट्स के ऊपर की कोई भी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, आपको अकाउंट्स बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, टेक्स्ट बुक का लेआउट अलग होता है और समझने का, अकाउंट समझने का अपना तरीका अलग होता है। तो सबसे पहली चीज आपको समझनी जरूरी है इवेंट। सर ये इवेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? इवेंट ये चीज क्या है, ठीक है। सो ये पहले समझेंगे। अब मित्रों हमारे जनजीवन में, हमारा जनजीवन जो है डे टू डे लाइफ, ठीक है, इट इज फुल ऑफ मल्टीपल इवेंट्स। इस लाइफ में अलग, यानी इस जीवन में अलग अलग इवेंट्स अपने साथ होते रहते हैं। इवेंट्स यानी क्या? इवेंट का मतलब हिंदी में समझाना है तो इवेंट यानी घटना। घटना कहो इसको या वारदात कहो इसको। तो किसी के भी जीवन में बोलने से अच्छा हर एक दिन में मल्टीपल इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे आज के दिन का मेरा ये इवेंट था, मैंने बहुत पहले से प्लान किया था कि आज का मेरा इवेंट, मैं आपके साथ 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के लिए जुड़ जाऊंगा। तो ये मेरे लिए इवेंट है, ठीक है, शायद आपके लिए भी हो। तो ये मेरे लिए इवेंट था। इसके अलावा भी दिन भर में बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। जैसे आपके लाइफ में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। आपका शायद बर्थडे हो सकता है, तो बर्थडे का इवेंट आपने प्लान किया होगा, ठीक है। सो या कहीं आपको जाना था, घूमने के लिए जाना था, तो घूम के आए, तो ये आपके लिए एक इवेंट हो सकता है। तो आवर लाइफ इज फुल ऑफ इवेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स।
इनफैक्ट छोटे छोटे इवेंट से ही लाइफ बनती है और हर एक इवेंट का मजा लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे आज अपना लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सका, तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सका तो मैं दुखी हो सकता था, दुखी होके ठीक है सब कुछ बंद करके बैठ सकता था, लेकिन नहीं, मुझे ये इवेंट को इवेंटफुल बनाना था, इसलिए मैंने तय किया ठीक है लाइव स्ट्रीमिंग नहीं तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके साथ जुड़ जाए। तो ये मेरे लिए एक इवेंट है। तो वैसे ही हर एक बिजनेस में रोज अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे अपने लाइफ में इवेंट होता है, वैसे हर एक बिजनेस में अलग अलग टाइप के इवेंट होते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देंगे। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, तो बाइंग अ कार इज एन इवेंट फॉर यू। ठीक है, बाइंग अ कार, बाइंग ए मोटर व्हीकल इज एन इवेंट फॉर यू। तो बिजनेस में भी गाड़ियां खरीद सकते हैं, बिजनेस में भी एसेट्स खरीद सकते हैं बिजनेस चलाने के लिए। जैसे बिजनेस चलाने के लिए आप आगे जाके फ्यूचर में जाके CS CA CMA कोर्स कंप्लीट कर देते हो, एक अच्छा प्रोफेशनल बन जाते हो। प्रोफेशनल बनने के बाद अगर आपने आपका प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, तो आपने लैपटॉप परचेस किया, तो वो आपका एक इवेंट हो जाएगा। ओके, एट प्रेजेंट आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो लेक्चर, अटेंडिंग लेक्चर इज ऑल्सो एन इवेंट। ओके, उसके अलावा बिजनेस में बिजनेसमैन अलग अलग डील या कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, अलग अलग डील्स एंटर करता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है। जैसे कोई बिजनेसमैन जमीन खरीदता है, लैंड खरीदता है, कोई बिजनेसमैन बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीदता है। तो ऐसे कई सारे इवेंट्स बिजनेस में होते रहते हैं। तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय एन इवेंट? समथिंग दैट हैपेंस इज एन इवेंट। कुछ घटित होना, उसको हम इवेंट कहते हैं। ठीक है। सो अब एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, क्योंकि अकाउंटिंग जो है जनरली बिजनेस का किया जाता है, तो एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, तो बिजनेस में हर दिन बहुत सारी इवेंट्स होते हैं। जैसे कस्टमर को हम गुड्स सेल करते हैं, सप्लायर से हम कुछ माल खरीद लेते हैं, एम्प्लॉय को हम सैलरी पे करते हैं, ऑफिस का किराया पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं। ये अलग अलग टाइप के ऐसे इवेंट है। तो बिजनेस में ऐसे अलग अलग घटनाएं घटती रहती हैं, वारदातें होती रहती हैं, जिसको हम इवेंट कहते हैं। तो आई होप इवेंट इस वर्ड का आपको मतलब समझ में आया होगा। तो इवेंट का मतलब कोई भी एक घटना, एनीथिंग दैट हैज हैपेंड इज नोन एज एन इवेंट। चलो सर, ये इवेंट तो समझ में आ गया। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं सर कि अ बिजनेस इज फुल ऑफ मल्टीपल इवेंट्स? बिल्कुल, अ बिजनेस इज फुल ऑफ मल्टीपल इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स बिजनेस में होते रहते हैं। हर दिन बिजनेस में कोई ना कोई इवेंट होते रहता है, हर महीने बहुत सारी इवेंट्स होते रहते हैं, हर साल बिजनेस में बहुत सारी इवेंट्स होते रहते हैं। अब ये जो इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स दो प्रकार के होते हैं। इसमें से कुछ इवेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, मॉनिटरी टर्म्स में क्वांटिफाई किया जा सकता है, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मॉनिटरी टर्म्स में क्वांटिफाई करना मुमकिन नहीं है। ओके, सो कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास अटेंड कर रहे हो, लेक्चर अटेंड करना इज ऑल्सो एन इवेंट। अब इसको मॉनिटरी टर्म्स में कैसे क्वांटिफाई करेंगे? जैसे ये लेक्चर सुन के आप खुश हो गए, आपकी खुशी को हम मॉनिटरी टर्म्स में कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं? जैसे ये लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, मेरे लिए इवेंट है, ठीक है। अब ये लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो मुझे खुशी प्राप्त होगी। अब ये खुशी को अगर मैं पूछूं कितने रुपए की खुशी हुई है मुझे, ठीक है, 5 रुपए, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपए की खुशी, कितने रुपए की खुशी हुई है मुझे, इसको मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना, ठीक है, मनी के टर्म्स में मेजर करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था, यहाँ पे भाई साहब ने कार खरीदी है, ये गाड़ी खरीदी भाई साहब ने। अब ये गाड़ी कितने में खरीदी? से 10 लाख रुपया देके इन्होंने ये गाड़ी खरीदी है। तो ये इवेंट को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, यानी भाई साहब ने जो गाड़ी खरीदी, इस इवेंट की मॉनेटरी वैल्यू 10 लाख रुपया है। अब जैसे इन लोगों के बीच में बिजनेस डील चल रही है, जिस डील में समझो इन लोगों ने कोई जमीन खरीद ली, और ये जमीन है 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपीस की ये जमीन है। तो क्या इस इवेंट को मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई किया जा सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है,
तो ऐसे इवेंट्स जिसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, इनको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन यानी क्या? ट्रांजैक्शन इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इवेंट। ट्रांजैक्शन ये एक इवेंट का टाइप है, ट्रांजैक्शन ये एक इवेंट का हिस्सा है। ट्रांजैक्शन मतलब वो घटना जिसको आप मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इसलिए ट्रांजैक्शन का जो डेफिनेशन दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, अ फाइनेंशियल ऑब्लिक मॉनिटरी इवेंट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। जिन जिन इवेंट्स को मॉनिटरी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो, उन इवेंट को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ओके सर, इसका मतलब जिन इवेंट्स को मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करना मुमकिन नहीं है, ठीक है, ध्यान देके सुनिएगा, जिन इवेंट्स को मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करना मुमकिन नहीं है, उन इवेंट्स को हम ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन वो चीज होती है जिसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सभी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, तो इसको ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाता। ठीक है, चलो, तो पहले तो हमने मतलब डिस्कस किया इवेंट का। इवेंट यानी क्या? इवेंट यानी कोई भी घटना, कोई भी ऐसी वारदात जो अपने जनजीवन में होती रहती है। वैसे ही वारदात बिजनेस में भी होती रहती है। अब उन वारदात में से बिजनेस में कुछ वारदात ऐसे होती है जिसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करना मुमकिन है, और कुछ वारदात ऐसे होती है जिसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करना मुमकिन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉई ने बिजनेस की अगर हम बात करें, तो किसी एम्प्लॉई ने बहुत बढ़िया काम किया, शानदार काम किया है, इसलिए हमने उसको शाबाशी दी। ठीक है, सो अब इस शाबाशी को आप मॉनिटरी टर्म्स में कैसे क्वांटिफाई करेंगे जिससे वो एम्प्लॉय भी खुश हुआ? उसको बोला, सारे एम्प्लॉयज को बुलाया और उन सारे एम्प्लॉयज के सामने इस एम्प्लॉय को, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हमने अप्रिशिएट किया, सबके सामने उसको बोल दिया कि आज तूने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया काम है। इससे एम्प्लॉय भी खुश हो गया। ठीक है, सारे बाकी एम्प्लॉयज ने उसको अप्रिशिएट किया, हम भी खुश हो गए, एम्प्लॉयर भी खुश हो गया। अब ये भी एक इवेंट हुआ, लेकिन इस इवेंट को मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता मित्रों। ठीक है, सो ऐसे इवेंट को ट्रांजैक्शन नहीं कहते हैं। ठीक है, चलो, सो बेसिकली इवेंट यानी वारदात, और उन सारी इवेंट्स में से जिन इवेंट को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है उनको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो क्या हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन इज ए पार्ट ऑफ इवेंट? क्या हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन इज ए पार्ट ऑफ इवेंट? यस, ऑफ कोर्स। कैन बी से ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स? सारी की सारी ट्रांजैक्शन इवेंट्स होती हैं? बिल्कुल हाँ। लेकिन सारी इवेंट्स ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती? बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, यानी जिन इवेंट्स को मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करना मुमकिन नहीं है उनको हम ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। चलो फाइन, वेरी गुड। तो ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स ओनली दोस इवेंट्स व्हिच कैन बी क्वांटिफाइड इन मॉनिटरी टर्म्स। ये इसका डेफिनेशन है, ये एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दिया। जैसे यहाँ पे और दो एग्जांपल्स जोड़ दिए, जैसे आपने गाड़ी खरीदी, जैसे आपने घर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, या जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, आपने पैसे दी के आम खरीदे। तो ऑल दिस आर नथिंग बट इवेंट as well as they are transactions, as everything can be quantified in monetary terms. ओके, एक कहावत है पैसा बोलता है। ओके, बिल्कुल सही कहावत है, पैसा बोलता है, और जो बोलता है वही चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो चीजें पैसों में नापी जा सकती है उन्हीं को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। चलो सर, ये क्लियर हो गया। सर लेकिन ये आप क्यों बता रहे हो? सर हमें क्यों बता रहे हो? कारण क्या है? हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, और अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते ही आप इवेंट बताना शुरू हो गए, आपने ट्रांजैक्शन बताना शुरू किए। सर इसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत ही सिंपल है, बता दूंगा आपको कारण, चिंता मत कीजिएगा, आराम से सुनते रहिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को इत्मीनान से पढ़ना है। चलो और एक चीज आपको बता दें मित्रों, ये जो जो चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हो,
ये सारी नोट्स जो है वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिलने वाली है। अब आपका रोल क्या होगा, जो भी आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा ये बिल्कुल मैंने आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन किया है। ये आपने आपके नोटबुक में नोट करना है, यानी जितना भी हर एक लेक्चर में डिस्कशन होगा वो लेक्चर खत्म होने के बाद आप आपके नोटबुक में नोट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो, हाँ, तो सर आपने अभी तक हमें दो चीजें बताई। पहली चीज जो बताई वो बताई इवेंट का मतलब, दूसरी चीज जो बताई वो ट्रांजैक्शन का मतलब। तो इवेंट यानी कोई भी घटना, और हमारे दिन भर में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। हमारा छोड़ दो सर, बिजनेस में भी दिन भर में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। घटनाएं दो प्रकार की होती है। एक घटना वो है जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, और दूसरी घटना वो है जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना मुमकिन नहीं है। अब इन दो घटनाओं में से वो घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ओके, फाइन, ये समझ में आ गया। अब जिन घटनाओं को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है उन्हीं को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ओके, ये भी समझ में आ गया। चलो सर, अब आगे क्या? अगर हम किसी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अपने एक साल में यानी 12 महीनों के अंतराल में ऐसे कई सारे इवेंट्स बिजनेस में होते होंगे। उनमें से जो इवेंट्स मॉनेटरी इवेंट्स होंगे जिसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, ऐसे कई सारी ट्रांजैक्शन साल भर में होती होगी, और उन ट्रांजैक्शंस का कोई ना कोई आउटकम आता होगा। यानी इसका मतलब बिजनेस में साल भर में जितनी भी ट्रांजैक्शन की है उन ट्रांजैक्शंस की वजह से एक तो बिजनेस का प्रॉफिट होता होगा, नहीं तो बिजनेस को नुकसान होता होगा। तो क्या साल भर में बिजनेस करके हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्या ये हम जानने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? क्या हमें नतीजों में दिलचस्पी होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। जैसे आप साल भर पढ़ाई करते हो, साल भर पढ़ाई करने के बाद अगर आप परीक्षा देते हो, एग्जाम देते हो, तो एग्जाम देने के बाद आपको इस बात में सबसे ज्यादा रुचि होती है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट, आपके रिजल्ट में न केवल आपको रुचि होती है बल्कि आपके घर वालों को भी रुचि होती है। आपके रिजल्ट में न केवल आपको, आपके घर वालों को, बल्कि बाहर वालों को भी रुचि होती है। आपके आसपास पड़ोस वालों को रुचि होती है, गली मोहल्ले वालों को भी रुचि होती है। वो जानना चाहता है, ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप पास हुए या फेल हुए, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वो आपको, आपके ऊपर कमेंट पास कर सके। तो मित्रों, वैसे ही किसी भी बिजनेस में साल भर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है उन ट्रांजैक्शंस का नतीजा क्या है ये जानना जरूरी है। ये जानना किसके लिए जरूरी है? ये जानना जरूरी होता है बिजनेस के मालिक को। जो बिजनेस करता है, जो बिजनेस चलाता है, वो ये जानने में रुचि रखता है कि साल भर में मैंने बिजनेस तो किया, लेकिन ये बिजनेस करके मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। साल भर में मैंने बहुत सारी ट्रांजैक्शन की, लेकिन ये ट्रांजैक्शन करके मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ। न केवल बिजनेस के मालिक को यह जानने में रुचि होती है, बल्कि बिजनेस में जो भी, उस बिजनेस में जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं वो भी तो ये जानने में रुचि रखते हैं। सर, बिजनेस के एम्प्लॉइज ये जानने में रुचि क्यों रखते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? बिजनेस के एम्प्लॉइज ये जानने में रुचि क्यों रखते हैं? कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एम्प्लॉइज जिस प्रकार से मेहनत लेंगे, एम्प्लॉइज की मेहनत से ही बिजनेस चलता है। और एम्प्लॉइज अगर अच्छी मेहनत लेते हैं तो उसका नतीजा मुनाफा होना जरूरी है, यानी बिजनेस को प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर एम्प्लॉय ने मेहनत लेने में कोई भी गोताखोरी की होगी तो ऐसे केस में बिजनेस को जरूर लॉस होगा। सो इसके लिए एम्प्लॉइज की भी नजर होती है। न केवल एम्प्लॉय, गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखता है, ताकि आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस से गवर्नमेंट को पता चलता है कि आप कितना टैक्स गवर्नमेंट को देने वाले हो। तो मित्रों, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इस सारी चीजों को समराइज करें तो आपने साल भर में जितनी भी ट्रांजैक्शन एंटर की है वो ट्रांजैक्शन का नतीजा सभी को पता होना जरूरी है। और वो ट्रांजैक्शन का नतीजा कहां से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि साल भर में जितना भी बिजनेस हुआ है उस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? ये कैसे पता चलेगा? हाउ 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 ठीक है, उस सब का जवाब एक ही है, दैट इज अकाउंटिंग। तो यहां से शुरुआत होती है अकाउंटिंग की। तो इसलिए अकाउंटिंग समझने के लिए पहले मैंने आपको यह बताया कि इवेंट का मतलब क्या होता है।
उसके बाद मैंने बताया आपको ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, और साल भर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है उसका नतीजा अगर आपको ढूंढना है तो इन सारे ट्रांजैक्शंस का होना चाहिए अकाउंटिंग। सर ट्रांजैक्शंस का होना चाहिए अकाउंटिंग का मतलब एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? यानी साल भर में बहुत सारे बिजनेस में इवेंट्स हुए, उसमें से जो मॉनेटरी इवेंट्स है वो ट्रांजैक्शंस है, इन ट्रांजैक्शंस का होना चाहिए अकाउंटिंग। यहां तक हमें समझ में आ गया, लेकिन अकाउंटिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, ऐसी कौन सी चीजें घटती है अकाउंटिंग में जिसके वजह से ठीक है हमें नतीजा पता चलता है? तो मित्रों देखो आइए समझते हैं अकाउंटिंग को, एग्जैक्टली अकाउंटिंग यानी क्या, अकाउंट्स का मतलब समझने के लिए उसमें क्या क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो अकाउंटिंग में होती है, ठीक है ध्यान देकर सुनिएगा, बस 10-15 मिनट में, अगले 10-15 मिनट में अकाउंटिंग यानी क्या ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सो देवियों और उनकी प्यारे प्यारे भाइयों, अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, साल भर में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, जितनी भी साल भर में ट्रांजैक्शन हुई है, पहले उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किए करें, ट्रांजैक्शंस इज दे आर द पार्ट ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स तो कई प्रकार के होते हैं, तो उन सारे टाइप के इवेंट्स में से आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स आपके मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई किए जा सकते हैं। तो ऐसे इवेंट्स को चुन चुन के निकालना पड़ता है और उन्हीं इवेंट्स को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि साल भर में बिजनेस ने जितनी जितनी इवेंट्स हुई है उनमें से मॉनेटरी इवेंट को ढूंढ के निकालिए। साल भर में बिजनेस की जितनी जितनी इवेंट्स हुई है उनमें से जो जो मॉनेटरी इवेंट्स हैं उनको ढूंढ के निकालना, और उसको ही आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। सर लेकिन साल भर में जो इवेंट्स हुई है उसमें से मॉनेटरी इवेंट्स कौन कौन सी हुई है वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। सर किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे? हर एक मॉनेटरी इवेंट के पीछे कोई ना कोई प्रूफ जरूर होता है, ठीक है, सुराग जरूर होता है। कोई भी मॉनेटरी इवेंट हुआ होगा उसका सुराग जरूर होगा। जैसे आपने गुड्स खरीदा होगा तो गुड्स खरीदते वक्त आपको मिलता है इनवॉइस यानी बिल, ठीक है। सो गुड्स बेचे होंगे, गुड्स बेचते वक्त भी आप कस्टमर को बिल इशू करते हैं, ठीक है। आपने एसेट खरीदा होगा, समझो जमीन खरीदी होगी, तो जमीन खरीदते वक्त कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, कोई ना कोई एग्रीमेंट बनाते हो। तो बिजनेस में साल भर में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन इवेंट्स में से मॉनेटरी इवेंट्स कैसे ढूंढे जाते हैं? इनवॉइसेस और जो भी एग्रीमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर हुए उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कौन कौन से मॉनेटरी इवेंट्स है, और इन सारे मॉनेटरी इवेंट्स को आप ठीक है एक साथ इकट्ठा कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो। ओके किसके बेसिस पे? इनवॉइस के बेसिस पे, एग्रीमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इसलिए देखो ठीक है, अगर आप किसी बिजनेस में आपके फैमिली में कोई बिजनेस कर रहा हो या आपने किसी को बिजनेस करते हुए देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि इन लोग हर एक बिजनेसमैन ना एक फाइल रखता है, बिल उसमें होते हैं, सारे इनवॉइसेस, सारे इनवॉइस कहो उसको, बिल कहो, पावती कहो, जो कहना है वो कहो, ठीक है। हर एक बिजनेसमैन ना अपने सारे बिल की, इनवॉइसेस की एक फाइल बनाता है और उस फाइल में सारे बिल लगा के रखता है, जोड़ के रखता है, और उसको हम पूछते हैं कि बाबा ये बिल क्यों संभाल के रखे हैं, ये बिल क्यों संभाल के रखे हैं, तो वो हमें बताता है कि साल के अंत में ना वो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें बोलता है कि ये आपकी ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना उसको प्रूफ बताओ, ठीक है, ये पैसा आपने किसको दिया, ये पैसा किससे आया, इसका प्रूफ बताओ। तो इसलिए वो सारी इनवॉइसेस जमा करके रखता है। तो मित्रों ये सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है, दैट इज साल भर में जितनी भी इवेंट्स हुई है उसमें से मॉनेटरी इवेंट्स कौन कौन सी हुई है वो आइडेंटिफाई करो, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप इज सारी इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए आपने। अब ये आइडेंटिफाई करने के बाद आगे इसका होता क्या है? हाँ आगे इसका होता क्या है, ठीक है, ध्यान देकर सुनिएगा आगे क्या होता है। सबसे पहले तो हमने इन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उन ट्रांजैक्शन को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी साल भर में हमने, अगर हमारे बिजनेस में कुछ एम्प्लॉइज काम करते हैं तो साल भर में हमने हर एक को सैलरी दिया होगा, तो सैलरी जब दिया होगा तो सैलरी स्लिप या सैलरी का वाउचर बनाया होगा। तो हम क्या करते हैं, अब समझो कोई एम्प्लॉई हमारे बिजनेस में काम करता है
जिसका नाम है मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स को हमने साल भर में कितनी सैलरी दी, ठीक है, ये अगर हमें ये हमें कैलकुलेट करना है, तो मेजर करना है, तो किसी न किसी करेंसी की मदद लेनी पड़ेगी। अब जैसे अगर हम बिजनेस हिंदुस्तान में करते हैं, तो हिंदुस्तान में ट्रांजैक्शंस मेजर करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो रुपीस है। तो साल भर में हमने हमारे एम्प्लॉय को सैलरी रुपीस में पे की होगी, ठीक है। सो साल भर में कितनी सैलरी पे की है उसकी टोटल ली जाएगी। यानी इसका मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का आप मॉनिटरी टर्म्स में मेजरमेंट करते हो, ठीक है। तो समझो मिस्टर एक्स की हर महीने की सैलरी जो है वो 10,000 रुपया है, तो साल भर में हमने उसको 1,20,000 रुपया दिए। तो ये पता चल गया, मॉनिटरी वैल्यू पता चल गई ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो पहली स्टेप में हमने क्या किया, वो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया। दूसरी स्टेप में हमने क्या किया, जिन जिन ट्रांजैक्शन को हमने आइडेंटिफाई किया उनका हमने मेजरमेंट किया। अब मेजरमेंट करने से हमें क्या पता चलता है, मेजरमेंट करने से हमें पता चलेगा कि साल भर में जो जो ट्रांजैक्शन हमने एंटर की उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। सर ये वैल्यू पता करके आगे क्या होगा, आगे बताऊंगा, लेकिन दूसरा स्टेप याद रखिएगा, दूसरा स्टेप है मेजरमेंट का, ठीक है। तो हर एक ट्रांजैक्शन को मेजर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आपके एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हो, तो साल भर में सैलरी कितना पे किया, से 10 लाख रुपया सैलरी पे किया, ठीक है। ओके, साल भर में आपने रेंट पे किया होगा, किराया पे किया होगा, आपके दुकान का कितना किराया पे किया, से 5 लाख, ठीक है। देन साल भर में आपका बिजनेस चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जरूरत पड़ती होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने कितना पे किया, सिर्फ 20,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। ऐसे साल भर में आपने जो जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो ट्रांजैक्शंस को मॉनिटरी टर्म्स में मित्रों मेजर किया जाता है। ये है अपना सेकेंड स्टेप, ठीक है। चलो खुल जा सिम। अब मित्रों आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मैंने बहुत बार ये चीज बताई है आज के लेक्चर में, ठीक है, अभी भी फिर से दोहराता हूं, जिन चीजों को मॉनिटरी वैल्यू असाइन करना मुमकिन नहीं है, जिन ट्रांजैक्शंस को, जिन इवेंट्स को, इनफैक्ट जिन इवेंट्स को मॉनिटरी वैल्यू असाइन करना मुमकिन नहीं है, ऐसे इवेंट्स को अकाउंटिंग में इग्नोर किया जाता है, कंसीडर ही नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस चलाने के लिए मालिक जो है दिन रात मेहनत लेता है। अब इसकी दिन रात की मेहनत को आप मॉनिटरी टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो इसको अकाउंटिंग में भाव नहीं दिया जाता, इसको अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो दो स्टेप मैंने बताई। पहली स्टेप क्या है, साल भर में बिजनेस की जो जो ट्रांजैक्शंस हुई है उन सबको आइडेंटिफाई करो। कैसे आइडेंटिफाई करो, इनवॉइसेस लो, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स लो। साल भर में बिजनेस ने जो जो ट्रांजैक्शन एंटर की है, हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे कोई ना कोई एविडेंस जरूर होगा। वो एविडेंस एक तो बिल के माध्यम से मिलेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। सो वो जमा कीजिएगा। उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन की मॉनिटरी वैल्यू कितनी है वो ढूंढ के निकालिएगा, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन की मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है। मॉनिटरी वैल्यू, अब जिस कंट्री में आप अकाउंटिंग कर रहे हो उस कंट्री की करेंसी में इसका वैल्यूएशन किया जाता है। जैसे यूएस में अकाउंटिंग कर रहे हो तो मेजरमेंट डॉलर में किया जाएगा, इंडिया में अकाउंटिंग चल रही है तो मेजरमेंट रुपीज में किया जाएगा, यूके में अकाउंटिंग कर रहे हो तो मेजरमेंट पाउंड्स में किया जाएगा, ठीक है। जापान में अकाउंटिंग कर रहे हो तो जापानीज यन से मेजरमेंट किया जाएगा। हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बदल जाएगा। चलो सर, अब आगे क्या, हमने पहले तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, बाद में उनको मेजर भी कर लिया, उसके आगे क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन का आपको करना होता है रिकॉर्डिंग। सर कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, वही तो अकाउंट्स में सीखना है हमें, ठीक है। उसके लिए तो कई सारे लेक्चर आपको लगेंगे रिकॉर्डिंग इस शब्द का मतलब समझने के लिए। तो फिलहाल ऐसे समझ लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कुछ बुक्स मेंटेन किए जाते हैं। अकाउंटिंग का एक तरीका होता है जिसमें अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाता है और इन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। चलो सो फिलहाल इसके बारे में डिटेल चर्चा नहीं करते। तो फिलहाल इतना समझ लो, पहले तो आपने इनवॉइसेस, बिल आइडेंटिफाई किए, बिल आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक बिल को आपने मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करने के बाद आपने ये अभी इसका हिसाब लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। द प्रक्रिया ऑफ मेंटेनिंग द हिसाब इज नोन एज रिकॉर्डिंग। द प्रक्रिया ऑफ मेंटेनिंग द हिसाब इज नोन एज रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो आपने हिसाब लिखना, जैसे देखो ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यस, ये अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। इनके सामने जो जो इनवॉइसेस पड़ी है,
ठीक है, ये इनवॉइसेस को इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर लिया, अब उन्होंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग कैसे करते सर बताओ ना, सीखेंगे, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, जीवन में किसी भी चीज की जल्दबाजी करना सही नहीं है, इत्मीनान से हमें सीखना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप होती है रिकॉर्डिंग की। पहली स्टेप में आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, दूसरी स्टेप में आपने उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना है, तीसरी स्टेप में मेजर करने के बाद इसको करना है रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं बाद में समझेंगे। अब रिकॉर्डिंग करते करते ही और एक स्टेप आपको परफॉर्म करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी ग्रुपिंग करना पड़ता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन साल भर में हुई है उन ट्रांजैक्शंस को ग्रुप्स में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यानी समझने के लिए सिंपल भाषा में बताते हैं, ठीक है, जैसे जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन के वजह से आपको इनकम मिली होगी, कुछ ट्रांजैक्शन आपकी खर्चों की होगी यानी एक्सपेंसेस की होगी। ठीक है, अब सर इनकम यानी क्या, इनकम यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके वजह से आपको पैसा मिलता है उसको इनकम कहते हैं, और एक्सपेंस यानी क्या, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके वजह से आपका पैसा चला जाता है उसको एक्सपेंस कहेंगे। जैसे आपके पापा को सैलरी मिलती है तो सैलरी इनकम है, लेकिन सैलरी मिलने के बाद पापा, ठीक है, इससे हर महीने ग्रोसरी का पेमेंट करते हैं, आपको पॉकेट मनी के लिए पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, घर का किराया पे करते हैं, ये सारे खर्चे। ठीक है, सो इनकम, इनकम यानी क्या, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके वजह से पैसा आता है। एक्सपेंस यानी क्या, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके वजह से पैसा जाता है। ठीक है, तो आपको साल भर में जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन एंटर की है उनको पहले आइडेंटिफाई किया, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया, बाद में रिकॉर्डिंग कर रहे हो। रिकॉर्डिंग करते करते आपको इसका करना पड़ता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन पे भी डिटेल में आगे चर्चा होने वाली है, पहला लेक्चर है इसलिए मैं आपको इसको समरी में बता रहा हूं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करते वक्त देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ट्रांजैक्शन को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। उनमें से दो ग्रुप ही मैंने आपको बताया है, एक इनकम का ग्रुप और एक एक्सपेंस का ग्रुप। तो समझो फॉर एग्जांपल साल भर में हमने इनकम कमाई है 50 लाख की, हमें पैसा मिला है 50 लाख, और इसमें से हमने खर्चा किया 40 लाख, ये हमें पता चल गया। 4 स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद ये चीज हमें पता चल गई। पहली स्टेप हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, दूसरी स्टेप हमने उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया, बाद में इन सारी चीजों का हिसाब किताब लगाया, यानी रिकॉर्डिंग किया। ठीक है, सारे जो जो इनकम है, जहां जहां से पैसा आया वो हमने पहले कैलकुलेट किया, जहां जहां खर्चा हुआ वो कैलकुलेट किया, बाद में सारे इनकम और एक्सपेंसेस को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया, और क्लासिफाई करने के बाद आखिरी स्टेप, ठीक है, अब क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन का स्टेप हो गया, क्लासिफिकेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, इन सबको अब किया जाता है समराइज, और इनको समराइज करने के बाद बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज होती है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज होती है आगे के लेक्चर में डिटेल में चर्चा होगी, समरी में बताते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपका रिजल्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये साल भर में आपने जो भी किया है बिजनेस में, साल भर में बिजनेस में आपने जो भी किया है उसका नतीजा, यानी ये आखिरी स्टेप, दैट इज समराइजिंग, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके फाइन, जैसे कि आप साल भर में मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद साल के अंत में परीक्षा देते हो, परीक्षा देने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने परीक्षा दी, पेपर लिख के आए, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप वेट किस चीज का करते हो, हाँ रिजल्ट का। तो महत्वपूर्ण क्या है, पढ़ाई करना, महत्वपूर्ण क्या है, एग्जाम देना, या रिजल्ट महत्वपूर्ण है। हम बिल्कुल सर, पढ़ाई करना भी महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन देना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सबको वैल्यू तब आएगी जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर रिजल्ट ही अनाउंस नहीं होता तो साल भर में मेहनत करके फायदा क्या, जैसे अभी बहुत लोगों ने मेहनत की साल भर में, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन भी किया लेकिन रिजल्ट ही नहीं आया, तो सारे बच्चे पास हो गए, कोविड की वजह से सारे बच्चे पास हो गए। तो इसलिए जिन लोगों ने मेहनत की वो नाराज है, वो सोच रहे हैं अब जिसने मेहनत नहीं की वो भी पास हो गया, जिसने मेहनत की वो भी पास हुआ, तो हमारा मेहनत करके फायदा क्या।
तो इसलिए मित्रों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिजनेस में भी रिजल्ट। तो अब अकाउंटिंग के ये सारे स्टेप्स का फाइनल आउटकम है समरी। साल भर में जितना भी आपने ट्रांजैक्शन एंटर किया है उनको आपने आइडेंटिफाई किया, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन करने के बाद इसका नतीजा बाहर आ रहा है, और वो नतीजा जो रिजल्ट है उसको अकाउंट्सी भाषा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो टाइप के महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। ठीक है, समरी में बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ठीक है, कैसे बनाया जाता है ये नहीं बताऊंगा, बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है, समरी में बता देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये स्टेटमेंट हमें बताता है साल भर में बिजनेस करके हमें एक तो मुनाफा हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, नहीं तो बिजनेस करके हमें लॉस हुआ होगा। तो हमें साल भर में बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये पता चलता है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट से। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, हमने साल भर में बिजनेस किया, उससे हमें इनकम हुआ है 50 लाख, बिजनेस करके हमारे खर्चे हुए 40 लाख। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारा इनकम 50 लाख का है, हमारे खर्चे 40 लाख के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नेट हमारे जेब में कितना बचा, 10 लाख, है ना। इनकम माइनस एक्सपेंस, जैसे आपके पापा को सैलरी मिलता है 40,000 रुपया, आपके पापा को सैलरी मिलती है 40,000 रुपया, और उस सैलरी में से आपके घर का खर्चा होता है 30,000 रुपया, तो आपके पास बचते कितने हैं, 10,000 रुपया, है ना। तो हम कह सकते हैं 10,000 रुपया अपना मुनाफा है। वैसे ही बिजनेस का होता है, कुछ इसी प्रकार से आप समझ लीजिए। बिजनेस करते करते हमने बहुत सारे खर्चे किए, लेकिन उसी के साथ हमने पैसा भी कमाया। तो कमाया कितना और गवाया कितना, कमाया 50, गवाया 40, तो जो बचा हुआ 10 है वो अपना प्रॉफिट है। ठीक है, सो हम अपना प्रॉफिट कितना हुआ ये बताने की का काम करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट। अब इसको समरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये साल भर के ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, समराइज करके आपको रिजल्ट बताता है। कैसे समराइज करता है जानने के लिए वेट करना पड़ेगा, तब मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे एक एक चीज बताऊंगा कि समरी कैसे होती है। ठीक है, सो मित्रों याद रखना, यहाँ पे जो भी चीज बताई जा रही है आपको बहुत संक्षिप्त में बताई जा रही है, इसका डिटेल डिस्कशन आगे के आने वाले लेक्चर्स में होने वाला है। ठीक है, चलो, सो फाइन। सो सर इसका मतलब आपने अभी तक हमें बता दिया, आपने अभी तक हमें पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन दी है इसमें अभी तक आपने 5 स्टेप बताए। पहली स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरी स्टेप मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, तीसरी स्टेप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फोर्थ स्टेप क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड फिफ्थ स्टेप समराइजिंग। अब समराइजिंग होने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग खत्म हो जाता है सर, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको रिजल्ट मिल गया ना सर, रिजल्ट के बाद सब कुछ खत्म, नहीं 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 नहीं, रिजल्ट से तो शुरुआत होती है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल रिजल्ट लग गया, रिजल्ट लगने के बाद जैसे 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लग गया, रिजल्ट लगने के बाद एक तो आप पास हुए होंगे नहीं तो फेल हुए होंगे। तो आगे क्या होता है, रिजल्ट लगने के बाद आगे क्या होता है, रिजल्ट लगने के बाद विचार विनिमय शुरू हो जाता है, सोच विचार शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छे नंबर से पास हुए हो तो इस पे सोच होना शुरू हो जाता है, बाबा अगर अच्छे नंबर से पास हुए तो आगे क्या करेंगे। ठीक है, 10th के बाद आगे क्या, अगर फेल हुए होंगे तो फिर सोचना शुरू करते हैं फेल क्यों है, क्या कारण है, इंप्रूवमेंट कैसे की जाए। तो मित्रों रिजल्ट इज नॉट द एंड, रिजल्ट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग एल्स। ओके, तो अकाउंटिंग की ये प्रक्रिया में ये 5वीं स्टेप होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होती है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी बिजनेस में एक तो प्रॉफिट हुआ होगा, नहीं तो लॉस हुआ होगा। तो प्रॉफिट हुआ है तो बाद में इस प्रॉफिट के ऊपर सोचते हैं, पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था, ये साल में इतना प्रॉफिट हुआ है, तो ये साल में क्या प्रॉफिट बढ़ गया या प्रॉफिट कम हुआ। जैसे पिछले साल 2020, करंट ईयर 2020 में हमें इतना मुनाफा हुआ था, 2021 में इतना मुनाफा, ऐसे क्यों, हाँ क्योंकि पिछले साल में, ठीक है, 2020 में भले ही कोविड के वजह से लॉकडाउन था लेकिन बाद में बिजनेस बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन 2021 में तो पूरा साल ही लॉकडाउन में जाने वाला है, बिजनेस कम होगा, प्रॉफिट कम हुआ। तो ऐसा आप सोचते हो, उसी को एनालिसिस कहा जाता है। और उसके बाद उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है कि ठीक है पास्ट में तो ये हुआ है, लेकिन इस पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे पिछले 2 सालों से सारे सिनेमा थिएटर बंद है,
सिनेमा थिएटर बंद है तो इनका रेवेन्यू जीरो है, पिछले 2 सालों में लॉसेस ही लॉसेस है। लेकिन अब ये पिछले 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद, पिछले 2 साल का रिजल्ट देखने के बाद अब इन्होंने सोचना शुरू किया है कि क्या भविष्य में भी सिनेमा थिएटर शुरू होंगे या भविष्य इनका अंधकार में है। तो ये इंटरप्रिटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाला जाता है। तो ये है सिक्स्थ स्टेप और ये बहुत ही अहम है। तो मित्रों, जब तक P&L और बैलेंस शीट नहीं बनता, जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनते, तो किसी भी प्रकार का कंक्लूजन ड्रॉ करना मुमकिन नहीं है। जैसे और एक एग्जांपल देके समझाएंगे हम आपको। जैसे आप समझो फॉर एग्जांपल कोविड की केस में, कोरोना वायरस, आपको अगर समझो कोविड होता है तो आपको कोविड हुआ ये बात कैसे पता चलती है आपको? ऑफ कोर्स आप टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलता है पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव है, समझो कोविड पॉजिटिव है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? रिपोर्ट आया, घर पे बैठ जाओगे, कोविड पॉजिटिव है, चलो कुछ नहीं करेंगे अपन, ऐसा है, या इलाज करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके रिजल्ट पे। यानी कोविड में आपका रिजल्ट में देखा जाता है, ठीक है, उसमें टेस्ट में पता चलता है क्या आपके लंग्स में कोविड फैल चुका है, क्या फेफड़ों में कोविड फैल चुका है, क्या कितना आपके बॉडी को डैमेज कर चुका है, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वैसे ही जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे एनालिसिस करके ये डिसाइड किया जाता है कि आने वाले समय में अपन ने बिजनेस में क्या बदलाव लाने चाहिए, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्या चेंजेस करनी चाहिए बिजनेस में, ताकि अपने बिजनेस को हम लंबे समय तक चला सके, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा सके, सेल बढ़ा सके। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप होती है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की। और आखिरी स्टेप, जैसे ही एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है तो बिजनेस के जो भी नतीजे हैं, वो बिजनेस में जो जो लोग रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उनके साथ वो कम्युनिकेट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने परीक्षा दी, एग्जाम देने के बाद समझो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखने के बाद ये रिजल्ट आप खुद के पास रखते हो क्या? ठीक है, चलो पास हुए, अच्छे नंबर से पास हुए, मन के अंदर खुश हुए, ऐसे 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 किया, खुश हुए और बैठ गए, ऐसे हैं क्या? नहीं। तो फिर क्या करते हो? रिजल्ट आप तुरंत, आपके रिजल्ट जानने में किसको दिलचस्पी होती है? आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, उनको रुचि होती है, तो तुरंत उनको आप कम्युनिकेट करते हो। वैसे ही जैसे ही बिजनेस का नतीजा लग जाता है, उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन बिजनेस का मालिक करता है, ठीक है, तो उसके बाद तुरंत ये कम्युनिकेट किया जाता है। कंपनियों के केस में, कंपनी के ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनियों के केस में कंपनी के ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर्स। तो ये बात तुरंत शेयर होल्डर को कम्युनिकेट की जाती है। शेयर होल्डर्स के अलावा, ठीक है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने आपको बिजनेस चलाने के लिए लोन दिया है, उनको भी ये बात कम्युनिकेट करनी पड़ती है। इसके अलावा गवर्नमेंट, इसको भी आपके बिजनेस में रुचि होती है। गवर्नमेंट को आपके बिजनेस में रुचि क्यों होती है? क्योंकि गवर्नमेंट ये जानने में दिलचस्पी रखता है कि आपको अगर इतना प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से आप कितना टैक्स भरोगे, ठीक है, कितना टैक्स भरा है, कितना टैक्स भरना बाकी है, ये जानने में गवर्नमेंट को रुचि होती है। तो जैसे ही आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो तुरंत ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो भी रिजल्ट है वो आपको अलग अलग लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को, बैंक्स को, गवर्नमेंट्स को। इसलिए मित्रों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसके ऊपर सबकी नजर रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हिंदुस्तान में ऑनलाइन बिजनेस करने वाला अमेजॉन हिंदुस्तान से कितना कमाता है ये जानने में तो सबको रुचि होती है। हिंदुस्तान के सरकार को भी रुचि होती है। क्यों? क्योंकि अमेजॉन जितना हिंदुस्तान में पैसा कमाएगा उतना हिंदुस्तान के बाहर लेके जाएगा। ठीक है, सो सिमिलरली बाकी जो इंडिया में बिजनेसेस करते हैं, ठीक है, वो भी अमेजॉन के ऊपर नजर रखते हैं, यार ये इतना पैसा कमा रहा है तो ये क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स भी देखेंगे कि ये ऐसे कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करके इतना पैसा कमा रहा है, वो स्ट्रेटेजी अपन क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे इसके ऊपर। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबको रुचि होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही अहम होता है और इसलिए आप लोगों का रोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम आप लोग करते हो। ठीक है, इसलिए अपना जॉब जो है ना, बहुत ही बढ़िया जॉब है। हर साल यहाँ पे, यानी हर साल आप जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, एंट्री करते हो, ये नतीजा जानने में इतनी दिलचस्पी होती है, सबको दिलचस्पी होती है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है। तो कॉमर्स के लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि खुशखबरी सुनाने वाले कॉमर्स के लोग होते हैं। ठीक है, चलो। सो मित्रों, मैंने ये सारी जो स्टेप्स आपको बताई, 7 स्टेप्स मैंने आपको बताई,
ये सातों स्टेप्स आर नथिंग बट अकाउंटिंग। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या है, अकाउंटिंग ये एक सिंगल स्टेप वाली एक्टिविटी नहीं है। अकाउंटिंग ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो साल भर चलती रहती है, और इस प्रोसेस में आपको अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ती है। इसलिए ना जब भी देखो, अभी पहले हम पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से देखो, ये स्लाइड सबसे पहली वाली थी लेकिन मैंने पहले नहीं बताई, ठीक है। अब मैंने सारी स्लाइड्स कंप्लीट कर दी, उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ। वैसे आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हो ना, तो टेक्स्ट बुक में ये सारे वर्ड्स पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अकाउंटिंग यानी क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। सिर्फ ये रीड करके मतलब नहीं, इसमें एग्जैक्टली होता क्या ये भी समझना जरूरी है। तब जाके आपको सब्जेक्ट के साथ प्यार होगा, ठीक है, तब जाके आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या है, ये अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में इतने सारी इवेंट्स होते हैं, और ये सारी इवेंट्स कंप्लीट होने के बाद हम कहते हैं कि हमारा अकाउंटिंग हो गया, ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग को देखो कैसे डिफाइन किया। अब आपके लिए डेफिनेशन रीड करूंगा, ठीक है। और डेफिनेशन रीड करते करते मैंने जितना भी ये लेक्चर में बताया, ये सारी चीजों के साथ आप कोरिलेट कर दोगे। अगर आप सारी चीजों के साथ कोरिलेट कर पाए तो समझ जाना, ठीक है, मैंने आपको जितना भी समय दिया है, ठीक है, वो समय मेरा सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। तो देखो, अकाउंटिंग क्या है, इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, ठीक है, ऑफ व्हाट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसको मेजर करो, उसके बाद उसको क्लासिफाई करते करते ही इसका रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद, ठीक है, रिकॉर्डिंग होने के बाद, क्लासिफिकेशन होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, यानी साल भर के ट्रांजैक्शन का समरी, ठीक है। रिजल्ट पता चलने के बाद रिजल्ट का एनालिसिस करो, इंटरप्रिटेशन करो, और बाद में ये रिजल्ट्स आप आपके स्टेक होल्डर्स के साथ, जिनको जिनको रिजल्ट जानने में रुचि है, उन सभी के साथ ये कम्युनिकेट करो, ठीक है। उनको हम कहते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानने में, आपका रिजल्ट जानने में रुचि रखते हैं, उन सभी के लिए आप अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। सो ये है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो मित्रों, आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकने वाले हैं, ठीक है। आई होप आज के लेक्चर से आपको बेसिक अकाउंटिंग इस वर्ड का मतलब समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। सो फिर से हम आपसे क्षमा चाहेंगे, क्षमा इस बात के लिए चाहेंगे कि आज का लेक्चर हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की। ये लेक्चर आज ही के दिन हमने रिकॉर्ड कर दिया है, रिकॉर्ड करके आपको अपलोड भी करके दे दिया है। कृपया पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, और इसमें जितने भी स्लाइड्स आपने देखे हैं, ये सारे के सारे नोट करना, यही आप लोगों का होमवर्क है। तो जो जो मेरे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो आपको अकाउंटिंग का मतलब समझ में आया होगा। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है आपको समझ में आया होगा। लिख दीजिएगा, और हर एक स्टेप को मैंने यहाँ पे बेसिक बेसिक बताया है, बहुत ही समरी में बताया है, डिटेल में आगे फिर से डिस्कस होने वाली है, ठीक है। चलो, सो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच।